वीडियो शुरू होने से पहले मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने स्टफ है कि चैनल मेंबरशिप ज्वाइन की है। और अगर आपको नहीं पता तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करके वो सारी एक्सक्लूसिव वीडियोस देख सकते हो जो सिर्फ मेंबर्स के लिए अपलोड होती है। अभी तक 5 वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है और आगे भी काफ़ी एक्सक्लूसिव कंटेंट आने वाला है। ब्रेकिंग बैड यूनिवर्स से कुछ कैरेक्टर्स जैसे माइक की वीडियो भी सिर्फ मेंबर्स के लिए ही रिलीज़ होगी। इस टाइप के वीडियोज़ पर काफ़ी बार कॉपीराइट क्लेम भी आ जाता है, इसी वजह से उन्हें मोनेटाइज करना पॉसिबल नहीं होता। तो मेंबरशिप ज्वाइन करके आप चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट भी करोगे और साथ ही एक्स्ट्रा वीडियोस भी देख पाओगे। इसके अलावा मैं अपने स्क्रिप्ट्स, रीडिंग रिकमेंडेशंस जैसे आर्टिकल्स, बुक्स, जो कुछ भी मैं पर्सनली एक्सप्लोर कर रहा हूँ वो भी मेंबर्स कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूँ। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल के नाम के पास जो ज्वाइन का बटन है उसे क्लिक करके आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। जब कोई अच्छा क्रिएटर सीरीज़ बनाता है तो नैरेटिव सिर्फ राइटर या डायरेक्टर के कंट्रोल में नहीं रहता है। कभी कभी एक्टर अपनी परफॉर्मेंस से किसी कैरेक्टर को इतना ज़िंदा कर देता है कि वो कैरेक्टर की आगे की स्टोरी को इन्फ्लुएंस करने लगता है। जो चीज़ सिर्फ स्क्रीन प्ले में इमेजिन की गई थी, एक्टर सेट पर अपनी परफॉर्मेंस से उस कैरेक्टर की और क्वालिटीज़ को उभार देता है। फिल्मों में वक्त सीमित होने की वजह से इतनी फ्लेक्सिबिलिटी या इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश नहीं होती है। इसी वजह से टीवी सीरीज़ की कहानी ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकती है। ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल दोनों ही सीरीज इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो बहुत हद तक ऑर्गेनिकली इवॉल्व हुए हैं। और इन्हीं सीरीज से एक कैरेक्टर है सॉल गुडमैन। ये कैरेक्टर ओरिजिनली 3-4 एपिसोड्स के लिए लिखा गया था, लेकिन बॉब ऑडेनकर्क ने जिस ऑथेंटिसिटी के साथ इस कैरेक्टर को प्ले किया, उन्होंने सब बदल दिया। Saul grew from a small cameo into an essential character in Breaking Bad, और उनकी परफॉर्मेंस इतनी पावरफुल थी कि उस कैरेक्टर के लिए बाद में एक पूरा अलग शो लिखा गया, बेटर कॉल सॉल। So if you want to make more money and keep the money that you make, better call Saul. ब्रेकिंग बैड में जहां सॉल गुडमैन एक कॉमिकल रिलीफ लगता है, वहीं बेटर कॉल सॉल में जिमी मिगल की ज़िंदगी एक ट्रेजेडी बन जाती है। परिस्थितियों और अपनी चॉइसेस के कारण धीरे धीरे कोई व्यक्ति इस कदर बदल सकता है, ये पता चलता है। JMM. What's that? Well, that's my motto. Justice matters most. It's not the story of a villain rising. It's the story of a good man slowly mutating into someone unrecognizable. वो कहते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सॉल गुडमैन जिमी मिगल की वो टेढ़ी उंगली है। You want to be a friend of the cartel? सॉल गुडमैन एक लॉयर है, आपका लॉयर। छोटी मोटी मुसीबत हो या कोई बड़ा कांड हो गया हो, आप उसे तभी कॉल करते हो जब आपको पता होता है कि गलती आपकी है। Don't drink and drive, but if you do, call me. सॉल वो लॉयर है जिसे लोग तब याद करते हैं जब सीधा रास्ता उन्हें बचाने वाला नहीं होता। इस वीडियो में हम सॉल गुडमैन के बारे में बात करेंगे। बिलबोर्ड के पीछे छिपे व्यक्ति जिमी मिगल की परिस्थितियों को समझेंगे। I know what you were, what you are. People don't change. You're slipping Jimmy. इस कहानी में थोड़ी बहुत हम अपनी जिंदगी की स्थिति को भी खोजेंगे। Time to get yourself a new motto. Call Saul. Just make. इस वीडियो में हम सॉल गुडमैन के 5 रूल्स के बारे में बात करेंगे। Call Saul. Better call Saul. 5 रूल्स ऑफ सॉल गुडमैन। Hey, shut up. Call Saul. नंबर 1, ही कैन टॉक। एक बार क्लाइंट पाने के लिए जिमी 2 स्केटर्स के साथ मिलकर एक छोटा सा स्कैम सेट करता है, पर स्कैम उल्टा पड़ जाता है। वो लोग गलती से पंगा ले लेते हैं एक डेंजरस ड्रग डीलर से, टूको सालामांका। जिमी किसी तरह खुद को बचा लेता है, लेकिन जब टूको उन 2 स्केटर्स को मारने की ठान लेता है, तब जिमी सिर्फ बात करके टूको को कन्विंस करता है। Now you have to decide what's the right sentence. Like a judge. Like a judge. टूको जैसे इंसान को, जिसके पास सब्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, उससे बात करना ही जान को जोखिम में डाल देने जैसा होता है। फिर भी जिमी उससे बात करके उसके गुस्से को अपने शब्दों से हैंडल करता है और उन स्केटर्स को मौत से निकाल लेता है, बस एक एक टूटे हुए टांग के साथ। One leg. Each. One leg each? One leg each. That total of 2 legs.
उसकी पहली और आखिरी डिफेंस उसकी ज़ुबान है। हिज वर्ड्स आर हिज मैजिक ट्रिक। एक अच्छे लॉयर को या तो लिखना अच्छा आना चाहिए या बोलना। लिखना ज़रूरी है क्योंकि कानून का पूरा खेल डॉक्यूमेंट्स पर टिका होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स, पिटिशंस, लीगल्स, ब्रीफ्स, जजमेंट्स। लिखने का मतलब है कि आप अपने लॉजिक को स्ट्रक्चर करके सामने वाले को कन्विंस कर सको। और जो दूसरी चीज़ है वो है बोलने की शैली। लॉ सिर्फ इंटेलेक्ट नहीं, परफॉर्मेंस भी है। कोर्टरूम एक स्टेज होता है और लॉयर एक परफॉर्मर जो लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखा पाए और पूरे रूम की एनर्जी पर अपना कंट्रोल रख ले। इफ़ वॉल्टर वाइट हैज़ द ब्रेन देन सॉल गुडमैन हैज़ द वर्ड्स। बोलकर वो किसी भी सिचुएशन को बदल सकता है। सेकेंड्स में डिज़ास्टर को अपॉर्चुनिटी बना देता है, किसी की सज़ा कम करवा सकता है, किसी को मौत की खाई से निकाल सकता है। It's showtime, folks. लोग कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो। सॉल इसका बिल्कुल उल्टा करता है। ही डजेंट स्पीक इकोनॉमिकली। वो मुंह खोलता है तो शब्दों की बाढ़ आ जाती है। और इसके पीछे एक और रीज़न है। सॉल सिर्फ कम्युनिकेट या नेगोशिएट करने के लिए नहीं बोलता है, कभी कभी वो सिचुएशन को परखने के लिए बोलता है, रूम में टेंशन को डिफ्यूज़ करने के लिए बोलता है। वो बकबक करता रहता है और साथ साथ आगे की पॉसिबिलिटीज़ कैलकुलेट करता रहता है। लोगों के चेहरे पे रिएक्शन को पढ़ता है। उसका हर शब्द, हर ज़बरदस्ती का जोक उसका तरीका है खुद को ज़िंदा रखने का और बाकी सबसे एक कदम आगे रहने का। What are you doing, detective? What are you doing talking to my client without me present? You sneaky Pete. Which is which? What did the academy hire you right out of the womb? We'll talk about it later. Right now, you out. 10 minutes ago. कभी कभी वो अपनी बातों से लोगों को स्टूपिड या सिली लगता है। वो लोगों को अपने बारे में अंडरस्टिमेट करने देता है ताकि वो अपनी सतर्कता कम कर दे और फिर ये उनका एडवांटेज ले सके। Clearly, his taste in women is the same as his taste in lawyers, only the very best, with just the right amount of dirty. और इसका उसे पुराना अभ्यास है। मार्को के साथ जब वो लोगों को स्ट्रीट और बार्स में ठगता था, तब से वो क्लूलेस होने का ढोंग कर रहा है। हिंसा और ताकत से भरी इस दुनिया में सॉल गुडमैन डरावना इसलिए नहीं है क्योंकि वो खतरनाक दिखता है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगता है। ही इज़ नॉन वायलेंट, पोलाइट, फ्रेंडली एंड फनी। He is dangerous because he uses humor to normalize horror. He talks so fast that morality can't catch up. Number 2, he can improvise. जिमी मिगेल की ज़िंदगी में सरप्राइजेस हमेशा आती रहती है। दिखता तो है कि वो जो प्लान करता है परफेक्ट करता है, उसके प्लान्स में चतुरता होती है, आइडिएशन फास्ट और क्रिएटिव होती है, लेकिन लगभग हमेशा उसकी प्लान्स बैकफायर कर जाती है और हमेशा उसे इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है। सिचुएशन को उसी वक्त परख कर अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है। ही हैज़ ए प्रेजेंस ऑफ माइंड, चाहे वो क्लाइंट को बचाने के लिए कोई झूठी मनगढ़ंत कहानी गढ़नी हो। Squad cobbler. What's a squat cobbler? Squad cobbler. You know what squad cobbler is. या खुद को सस्टेन करने के लिए 10 तरह के काम करना हो, वो तुरंत जुगाड़ निकाल लेता है। उसकी पूरी ज़िंदगी जुगाड़ पर ही चलती है। Dolly. A dolly. Good. You didn't ask for a dolly. Gotta ask, dude. Dolly's extra. We will improvise then. He twists the situation in his favor. जैसा मौका मिले वैसे ही चीज़ों को जोड़ तोड़ के एक नया रास्ता बना लेता है। सोसाइटी स्मार्टनेस को टेस्ट स्कोर्स, डिग्रीज, इन्वेंशंस या विजनरी आइडियाज से डिफ़ाइन करती है, लेकिन कभी कभी इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास सारे जवाब हो, बल्कि ये कि जब कोई जवाब ना हो तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं। मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी इंटेलिजेंस होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस इन द मोमेंट। जब आप किसी दुर्लभ परिस्थिति में फंस जाओ, जब प्लान के विपरीत हालात खड़ी हो जाए, जब आपको लाइफ सरप्राइज़ कर दे, तब आप कितने कारगर होते हो ये ज़्यादा मायने रखता है। जिमी का दिमाग हमेशा चलता रहता है, हर सेकंड कैलकुलेट करता हुआ, एडजस्ट करता हुआ। ही बेंड्स रियलिटी एंड रूल्स टू हिज एडवांटेज। But I used to be a lawyer. Emphasis on used to be. And I helped a lot of gentlemen such as yourself and your friends here. For Jimmy, thinking on his feet isn't a last resort, it's his default mode. लेकिन जिसकी पूरी ज़िंदगी इम्प्रोवाइजेशन पर टिकी हो, जिसका सर्वाइवल ही प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करता हो, उसके पास रिफ्लेक्ट करने का समय नहीं होता है। जिमी को लगता है कि वो लोगों को और पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से नचा रहा है, लेकिन वो कभी पलट कर नहीं देखता है कि उसके एक्शंस का दूसरों पर क्या असर पड़ रहा है, और ना ही वो ये देख पाता है कि उसकी करतूतें उसे धीरे धीरे किस दलदल में ढकेल रही हैं। Do you want to be a friend of the cartel? वो बस फ्लो में बहता जाता है। एवरी टाइम ही विंस इन द शॉर्ट टर्म,
he loses something much deeper, his peace, his integrity, and the people he loves. Number 3, he is a hustler. जिमी मैगिल के पास कभी प्रिविलेज, कनेक्शंस या कोई स्टेबल सपोर्ट सिस्टम नहीं था। वो ज़िंदगी भर स्ट्रगल ही करता रहा है। वो लॉ ऑफिस एक नेल सैलून में एक छोटे से स्टोर रूम से चलाता है। डेस्क में उसके अनपेड बिल्स पड़े होते हैं। फ़ोन में किसी क्लाइंट का मैसेज नहीं होता है। You have 0 messages. और उसकी कार जिससे वो आता जाता है, कब स्टार्ट ही ना हो कोई भरोसा नहीं। उसे हर चीज़ के लिए हसल करना पड़ता है, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। क्लाइंट पाने के लिए वो 10 तरह के पैतरे खेलता है। केस बनाने के लिए वो डस्टबिन में एविडेंस ढूंढता है, तब जाकर उसे कोई क्लाइंट मिलता है। और वो भी गारंटी नहीं कि क्लाइंट उसके साथ टिक भी पाए, क्योंकि उसकी कोई रेपुटेशन ही नहीं होती है। You're the kind of lawyer guilty people hire. वैसे उसके बड़े भाई चक मैगिल का एक बड़ा लॉ फर्म में पार्टनरशिप होता है। चक अपने सर्कल में रिस्पेक्टेबल होता है और उसके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस भी होते हैं, लेकिन चक को जिमी पर एकदम ही भरोसा नहीं होता है। जिमी चक का ख्याल रखता है। जब चक बीमार होता है, जिमी उसके घर का सामान लाता है, उसकी देखभाल करता है, और साथ ही साथ उसके दिल में ये छुपी उम्मीद भी होती है कि शायद इससे चक की नज़रों में वो थोड़ी इज्जत वापस पा ले। स्लीपिंग जिमी वाली इमेज से निकलकर वो एक डिसेंट और रिस्पॉन्सिबल बंदा बनने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी चक उसे रिस्पेक्ट नहीं देता है। I know you. I know what you were, what you are. People don't change. You're slipping Jimmy. किम वेक्सलर जिसे वो चाहता है, उसके लायक बनने के लिए जिमी बहुत हसल करता है, प्रोफेशनली, इमोशनली, मोरली। वो ये साबित करना चाहता है कि वो लेजिटिमेट हो सकता है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, एक स्टेबल ज़िंदगी मेंटेन कर सकता है। वो किम के डेडिकेशन को मैच करने की पूरी कोशिश करता है ताकि उसका ट्रस्ट जीत सके। If I take this job today with Davis and me, does that mean that you and me, is this gonna happen? लेकिन जिमी पर तरस खाने से पहले यह भी समझना ज़रूरी है कि उसे मौका मिलता भी है। एक वक्त पर उसे सब कुछ मिल जाता है जिसके लिए वो सालों से जद्दोजहद कर रहा था। एक अच्छी लॉ फर्म की नौकरी, किम के साथ एक ठीक ज़िंदगी, एक अच्छी कार और एक रिस्पेक्टेबल इनकम, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। पर फिर वो जॉब छोड़कर वापस सोलो प्रैक्टिस में आ जाता है, जहाँ ना क्लाइंट्स होते हैं ना स्टेबिलिटी। सच्चाई ये है कि जिमी मैगिल सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी है। You never gave this a chance. Why? I'm just a square peg. If you knew that, why did you take the job? किम उसे बार बार कहती है कि शॉर्टकट्स और ट्रिक्स उन दोनों के करियर को रिस्क में डाल सकता है। फिर भी जिमी उसके पीछे छोटे मोटे खेल खेलता रहता है, अपने रिलेशनशिप और किम के ट्रस्ट को बार बार खतरे में डालता है। This is total BS. I'm talking to him tonight. Jimmy, no. You only make things worse. I'll explain it to him. No! If you go to Howard, you and I, we're done. और यही वजह है कि चक कभी उस पर भरोसा नहीं कर पाता है। बचपन से वो जिमी को देखता आया है, एक प्रॉमिस करेगा कि सुधर गया है और फिर वापस से वही हरकत करेगा। चक की नज़रों में वो हमेशा स्लीपिंग जिमी ही रहता है। I'm not backsliding. This isn't slipping Jimmy. Okay. साधारण तौर पे हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में प्रिडिक्टेबिलिटी चाहते हैं, और जिमी भी यही चाहता है। पर उसके चॉइसेस और इंस्टिंक्ट्स उसे अनजाने में हमेशा उन्हीं उलझी हुई परिस्थितियों तक ले जाते हैं जहाँ से वो बचना चाहता है। वो क्योस का पीछा नहीं करता, पर फिर भी क्योस उसे ढूंढ ही लेता है, और शायद ऐसी ही स्थितियों में वो ज़्यादा जिंदा और आज़ाद महसूस करता है। ऐसी ही हालत में वो इम्प्रोवाइज़ कर पाता है, लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करता है, अपने ढंग से काम करता है। ही कैन बी हिमसेल्फ। नंबर 4, he lives in the grey. कोर्टरूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ सब कुछ ब्लैक एंड वाइट होता है। यहाँ पर हर चीज़ या तो सही होती है या गलत, कोई या तो गिल्टी होता है या इनोसेंट, कोई विक्टिम होता है या कल्प्रिट। लॉ लॉजिक पर चलती है, लेकिन कोर्टरूम के बाहर ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। ज़िंदगी कॉन्ट्रडिक्शंस से भरी होती है। कभी लोग अच्छे काम बुरे रीजन्स से करते हैं और कभी बुरे काम अच्छे इंटेंशंस से। रियल लाइफ एग्जिस्ट्स बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। हम सब की ज़िंदगी ऐसी ही होती है और जिमी भी ऐसा ही है, लेकिन वो कोर्टरूम के अंदर लीगल ग्राउंड पर भी ऐसे ही काम करता है। ही ऑपरेट्स इन द ग्रे एरिया,
जहां दूसरे लॉयर्स रूल्स फॉलो करते हैं, जिमी उन्हें बिना झिझक तोड़ देता है। कभी झूठा सबूत बनाता है, कभी पूरा ड्रामा क्रिएट करता है नैरेटिव को बदलने के लिए। जिमी मिगिल कांट हेल्प बट सी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। That's a bribe. It's a gift. That's how it works here. और इसी शॉर्टकट से चक को आपत्ति है। चक मिगिल हर चीज़ को लॉ और लॉजिक के पर्सपेक्टिव से ही देखता है, या कह सकते हैं वो उसमें कैद है। फॉर हिम लॉ इज सैक्रेड। वो ब्रिलियंट है, एनालिटिकल है, और ये चीज़ कोर्ट में उसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन रियल लाइफ में यही चीज़ उसकी इमोशनल वीकनेस बन जाती है। देयर इज़ नो ग्रे जोन फॉर हिम इन रियल लाइफ। वो इंसान के व्यवहार की बारीकियों को नहीं समझ पाता है। जिमी जो अक्सर झूठ बोलता है, नियम तोड़ता है, लेकिन बहुत बार उसकी नीयत सही होती है। लेकिन चक के नज़र में जिमी का हर एक शॉर्टकट करप्शन होता है। जिमी का उसका ख्याल रखना भी उसे मैनिपुलेशन लगता है। This chicanery, he's done worse. He'll never change. He'll never change. Ever since he was 9, always the same. Couldn't keep his hands out of the cash drawer. And he gets to be a lawyer? What a sick joke. चक का जिमी पर उदारता ना दिखाना सिर्फ उसके मोरल्स, इथिक्स या ब्लैक एंड वाइट वर्ल्ड व्यू के वजह से नहीं था। असल में चक जिमी से जलता भी था। जब उनकी माँ डेथ बेड पर होती है तो वो अंतिम बार जिमी का नाम लेती है। No, Mom, it's me, Chuck. और चक ये बात जिमी से छुपा लेता है। चक मेड देयर पेरेंट्स प्राउड बट जिमी मेड देम लाफ। चक ने ज़िंदगी भर मेहनत की, सक्सेसफुल बना और सोचा कि लोग उसे एडमायर करेंगे, लेकिन जिमी रूम में आता है, 2 जोक्स मारता है और लोग उससे आराम से घुल मिल जाते हैं। ये बात चक को अंदर ही अंदर चुभती है। What do lawyers and sperm have in common? 1 in 3 million have a chance of becoming a human being. किम जिमी के दोनों रूप को देख पाती है, उसकी ब्रिलियंस को और उसके डार्क साइड को, उसके स्कैम्स को और उनके पीछे की नीयत को। एक आउटसाइडर होने के नाते वो समझ सकती है कि जिमी एक अनफेयर सिस्टम में अपनी जगह के लिए कैसे लड़ रहा है। इसीलिए वो उससे प्यार भी करती है और केयर भी। कभी कभी वो उसके स्कैम्स में मज़े के लिए साथ भी देती है, लेकिन अपनी क्लियर बाउंड्रीज रखती है। अपने प्रोफेशन को लेके वो सिंसियर है और सही गलत को ब्लैक एंड वाइट ही रखना चाहती है। Fabricating evidence. Jimmy, this could really hurt you. If they find out, if you get caught. They're never gonna find out. लेकिन जब चक मेसा वर्डे का केस वापस HMM में ले आता है, वही केस जिसके लिए किम ने इतनी मेहनत की थी, जिम उसे खुश करने के लिए अपने तरीके से डॉक्यूमेंट्स में फेरबदल करके वो केस फिर से किम को दिला देता है। और जब किम को ये सच पता चलता है तो वो उसे मना नहीं करती है, उल्टा चक के सामने जिमी का सपोर्ट करती है। Working by lantern light, squinting over 10-point type for hour after hour, mistakenly changing 1261 to 1216 would be the most natural thing in the world. It could certainly happen to me. I did not make a mistake. I believe you did. जिम्मी का तरीका इलीगल था, लेकिन किम इसीलिए जस्टिफाई करती है क्योंकि वो ये केस डिज़र्व करती थी। चीज़ों को हमेशा ब्लैक एंड वाइट और सही गलत में रखने की जो उसकी कोशिश थी, यहाँ टूट जाती है। शी इज़ फोर्स्ड टू फेस व्हाट शी हैज़ ऑलवेज अवॉइडेड, द अनकम्फर्टेबल ट्रूथ दैट लीगल एंड मोरल आर नॉट ऑलवेज द सेम। और इसी पल वो पहली बार उस ग्रे जोन में कदम रखती है जहाँ जिमी हमेशा से रहता आया है। Number 5. He has many identities. जब हम ब्रेकिंग बैड में सॉल गुडमैन को पहली बार देखते हैं तो हमें उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं होता है। वो हमेशा सूट और टाई में होता है और अक्सर अपनी ऑफिस में ही मिलता है। उसकी लॉबी में हर तरह के छोटे मोटे क्रिमिनल्स अपने केस लेकर आते रहते हैं। वो खुद गलत काम नहीं करता है, लेकिन गलत लोगों के साथ काम करता है, उन्हें और भी गलत करने के लिए उकसाता है। वॉल्टर वाइट और जेसी पिंकमैन को कार्टेल से कनेक्ट करने वाला भी वही था। What you two need is an honest-to-God businessman, right? You know someone like that? Let's just say I know a guy who knows a guy. He was not morally ambiguous, he was charmingly evil. लेकिन बेटर कॉल सॉल में जब उसके अतीत को देखते हैं, जब हम जिमी मिगिल को समझने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि सॉल गुडमैन एक परफॉर्मेंस है, एक पब्लिक फेस है, मोटा सा परत है एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो कभी दर दर की ठोकरें खा रहा था, कुछ पैसे कमाने के लिए हाथ पैर मार रहा था। He was not evil, he was morally ambiguous. Because you're an ambulance chasing piece of shit. Because you're all the same. You're the same as all. Always on a high horse, always trying to make me feel like I'm. जिमी बहुत बार खुद को रीइन्वेंट करने की कोशिश करता है, अलग अलग रूप धारण करता है, लेकिन अपने अंतस्थल में वो हमेशा
जिमी मिगल ही रहता है। और जैसे जैसे वो सॉल गुडमैन में परिवर्तित होता जाता है, वो अपने इस व्यक्तित्व को अलग रखने की कोशिश करता है। जिमी ये सोचता है कि वो अपनी ज़िंदगी को 2 हिस्सों में बांट सकता है। ऑफिस में वो सॉल गुडमैन बन जाएगा और घर पर किम के साथ वो जिमी मिगल ही रहेगा। वहाँ जो भी करूँ, यहाँ मैं एक अच्छा इंसान ही रहूँगा। लेकिन ये सेपरेशन काम नहीं करती है। जिमी कितना भी ट्राई करे, सॉल का अंदाज, उसका एटीट्यूड, उसके शॉर्टकट्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस धीरे धीरे घर तक आ ही जाते हैं। I don't believe you. You don't believe yourself. It is a lie. You lie. I lie. This has to end. I cannot keep living like this. No. Kim, we can बेटर कॉल सॉल देखते वक्त बीच बीच में जो ब्लैक एंड वाइट सीक्वेंसेस आते हैं, वो एक्चुअली शो की प्रेजेंट डे टाइमलाइन को दिखाती है, यानी ब्रेकिंग बैड के बाद जिमी मिगल की ज़िंदगी। ब्लैक एंड वाइट उसका वर्तमान है। इन ब्लैक एंड वाइट सीन्स में जिमी डरा सहमा गुमनाम दिखता है। वो लोगों को अपना नाम जीन टैकोविक बताता है, एक सिनाबन स्टोर का मैनेजर। You're on the billboards, on the TV. I used to have one of your matchbooks. You got me mixed up with someone. My name is Takovic. Gene Takovic. और बाकी आइडेंटिटीज़ के ऑपोजिट जीन टैकोविक कोई स्कीम नहीं है, ना पैसा कमाने का तरीका, ना इज्जत पाने का रास्ता, ना खुद को साबित करने का खेल। जीन टैकोविक उसकी मजबूरी है। इस आइडेंटिटी में वो बिल्कुल गायब हो चुका है, ना अपना पास्ट, ना अपनी पर्सनालिटी, सब कुछ छुपा कर वो लिटरली एक अंडरग्राउंड ज़िंदगी जी रहा होता है, पकड़े जाने के डर से। और जब जीन फाइनली पकड़ा जाता है, तब वो फिर से सॉल गुडमैन बन जाता है। कोर्ट रूम में वो अपनी पुरानी चमक वापस लाता है, फैक्ट्स को मैनिपुलेट करता है, प्रोसिक्यूटर्स को मात देता है और अपनी ज़िंदगी भर की सज़ा को सिर्फ 7 साल तक कम करवा लेता है। 7.5 years. लेकिन जब उसे पता चलता है कि किम ने अपनी सारी गुनाह कबूल कर ली है और कोर्ट रूम में किम को देखकर उसका भी मन बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि सिर्फ 7 साल काटने से भी उसे असली आज़ादी नहीं मिलेगी। वो तभी आज़ाद होगा जब वो सॉल गुडमैन को ख़त्म करेगा और अपने अतीत से भागना बंद करेगा। किम की नज़रों में अपनी इज्जत वापस पाने के लिए वो भी सब कुछ सच सच कबूल कर लेता है और हमेशा के लिए सलाखों के पीछे चला जाता है। I was indispensable. I kept Walter White out of jail. I laundered his money, I lied for him, I conspired with him, and I made millions. Fact is, Walter White couldn't have done it without me. ये उसकी पूरी जर्नी का क्लाइमेक्स है, A moment of redemption for Jimmy McGill. Mr. Goodman. The name's McGill. I'm James McGill. ऐसा पल जहां वो आखिरकार सही चीज़ चुनने का फैसला करता है अपनी खुद की ख्वाहिशों की कीमत पर। He imprisoned Saul Goodman so that Jimmy McGill could be free.